नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल यूपीएससी पथिक। और आज हम वैदिक कल्चर के पार्ट 3 पर आ गए हैं। जितना हमने पहले पढ़ लिया था हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि वैदिक कल्चर में जो पॉलिटी थी वो किस प्रकार की थी। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था कैसी थी। क्या उस टाइम पे मोनार्की थी या डेमोक्रेसी थी या थियोक्रेसी थी, ऑटोक्रेसी थी, कैसी व्यवस्था थी उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो फैमिली होती थी उसको क्या कहते थे। आज भी हम कुल बोलते हैं, उस समय भी क्या बोलते थे, कुल बोलते थे, कुल। ठीक है, लिखा है कुल। अब कोई कुल है तो उस कुल का हेड कौन होगा, उस कुल के हेड को बोलेंगे कुलप। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें याद कर लो। अब जब बहुत सारे लोग एक जगह पर रहते होंगे तो वो जगह क्या बन जाएगी, गांव होगी। तो उस गांव को उस समय क्या बोलते थे, ग्राम बोलते थे। ठीक है, जैसे अभी नाम भी चेंज हुआ है, गुड़गांव था नाम, गुड़गांव। उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया, सरकार ने गुरुग्राम कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले गुरुग्राम ही था, वो अपभ्रंश हो के गुड़गांव हो गया था। इसी तरीके से जो विलेज है उसको उस टाइम पे क्या बोलते थे, ग्राम बोलते थे। अब जो गांव है, ग्राम है, उसका जो हेड होगा उसको क्या कहेंगे, ग्रामणी। इसी तरीके से कुल होता है जैसे कि, वैसे ही आपके क्लैन भी होता है। उस क्लैन को बोलते हैं हिंदी में विस। तो उसका जो हेड होगा वो हो जाएगा विस्पति। अब आम लोग जो उनको जन बोलते हैं। ठीक है, तो जन का जो हेड होगा वो गोप या गोपति होगा। ठीक है, तो जो जनता शब्द है ये तो बहुत नया शब्द है। और ये तो 1940s के आसपास में विकसित हुआ है। उससे पहले जनता शब्द नहीं चला करता था। प्राचीन काल में जन शब्द होता था। अब उसका जो हेड है उसको गोप या गोपति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो वैदिक काल के लोग हैं वो गाय का बहुत सम्मान करते हैं, गऊ का। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें गऊ शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो यूनिट है वो है जन, यानी कि लोग, और उनका हेड कौन है, गोपति या गोप। अब राष्ट्र है, राष्ट्र में कौन होगा भाई, राजा होता है। उस टाइम पे राजा को राजन कहते थे, तो यहाँ राजन आ गया, सिंपल है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि भाई सबसे पहले आपने शुरुआत किससे करी, खुद से करी। कि भाई मेरा कुल है, मेरे कुल का हेड कुलप है। फिर मेरा ग्राम है, मेरे ग्राम का हेड ग्राममणि है। विस है यानी कि क्लैन हो गया मेरा, उसका विस्पति हो जाएगा। जन यानी आम लोग हैं, आम लोगों का हेड कौन होगा, गोपति या गोप। राष्ट्र का राजा राजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब कैसी सोसाइटी थी, तो गवर्नेंस भी हो रही थी, वो कैसी थी, तो हम कहेंगे पेट्रियार्कल नेचर की थी। पेट्रियार्कल नेचर की हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम ये देखेंगे कि उस टाइम पे जनरली मुनार्की चलती थी। मुनार्की मतलब राजतंत्र, राजा का शासन था। और राजा जो होता था वो कौन बनता था, वो मेल ही बनता था ना। जो फीमेल होगी वो तो रानी बनेगी। और जो शासन चलाएगा, जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेगा किसी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए, वो कौन लेगा, राजा लेगा, यानी कि मेल लेगा। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, पेट्रियार्कल नेचर था। लेकिन नॉन मोनार्किकल पॉलिटीज़ भी थी, मतलब कि कुछ सोसाइटीज़, कुछ समाज ऐसे भी थे, कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे राजतंत्र नहीं था। अब जो राष्ट्र है उसको रूल कौन कर रहा था, राजन कर रहा था। एंड रॉयल डिसेंट वाज बाई हेरिडिटरी। रॉयल डिसेंट मतलब कि अगला राजा कौन बनेगा, वो हेरिडिटरी था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और उसमें भी मान लो राजा के 3 बेटे हैं, 3 सन्स हैं राजा के, तो कौन सा बेटा राजा बनेगा, वो चलता था लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर। अभी लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर क्या होता है, ये भी एक बार समझ लो आप। प्राइमोजेनेचर का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा। अब इसको कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या तरीका है, जो सबसे काबिल है वो बनना चाहिए। तो आपको ये बात समझनी होगी अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएँ तो। अगर हम मुगल्स में देखते हैं, मुगल्स, तो आपको क्या लगता है कि जो मुगल्स थे वो लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर को मानते होंगे, नहीं मानते थे। क्योंकि मुगल्स लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर को नहीं मानते थे, इस वजह से उनके अगर मान लो 4 बेटे हैं तो चारों को राजा बनने की इच्छा है। तो चारों में से एक व्यक्ति राजा तभी बनेगा जब बाकी के 3 को जान से मार देगा। लेकिन अगर हम देखेंगे इंडिया में जो रूल था वो था लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर। तो बचपन से ही पता है छोटे भाइयों को कि हमारा सबसे बड़ा भाई ही राजा बनेगा। तो इस वजह से भारत में अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपने पिता को मार के राजा बनने की परंपरा बहुत अधिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इससे गुप्ता डायनेस्टी थी। गुप्ता डायनेस्टी में आपने कभी सुना है कि अपने भाइयों को मार के कोई राजा बन रहा हो। अब एक उसमें केस है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, वो देवी चंद्र गुप्तम वाला। उसकी अगर हम बात छोड़ दें तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से जो हर्षवर्धन राजा है, उसके यहाँ भी आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि अपने भाइयों को मार के कोई राजा बन रहा हो या अपने पिता को मार के कोई राजा बन रहा हो। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे रूल क्या चल रहा है, लॉ क्या चल रहा है, लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर। ठीक है, प्रोबेबली इलेक्टिव मोनार्की भी थी, यानी कि राजा बन रहा है लेकिन चुना जा रहा है। इलेक्शंस, कुछ
विशेष प्रकार के इलेक्शंस होते होंगे। तो हमने एक थोड़ा सा बेसिक अभी जाना है कि लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्री मेंस में भी काम देगा। फिर हम बात करते हैं कि भाई इंडिया में जो कॉन्सेप्ट था वो कैसा था, वो भी समझ लो एक बार में। कि इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पे जो किंग होता था वो पॉलिटिकल हेड होता था, है ना, पॉलिटिकल हेड। किंग रिलीजियस हेड होता था क्या? नहीं होता था। किंग रिलीजियस हेड नहीं था, किंग वॉज ओनली पॉलिटिकल हेड। और जो रिलीजियस हेड होगा वो कौन होगा? वो होगा ब्राह्मण। तो भारत में यदि हम देखें तो किंग पॉलिटिकल हेड है, तो किंग क्या स्टेट है, और जो ब्राह्मण है वो क्या डिसाइड कर रहा है? रिलीजन। तो भारत में जो रिलीजन है और जो स्टेट है वो एक दूसरे में इंटरवाइंड नहीं है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ स्टेट बहुत पहले से ही है। और हम देखते हुए कि इंडिया में जो सेकुलरिज्म है वो कितना ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकुलरिज्म हमारे रूट्स में है इंडिया में। लेकिन अगर हम बात करें उस टाइम पे ही जो रोम की सोसाइटी थी या जो इस्लामिक सोसाइटी बाद में बनेगी, उसमें कौन होता था? उसमें होता था खलीफा। तो खलीफा रिलीजियस हेड भी है और खलीफा जो है वो पॉलिटिकल हेड भी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या नहीं मिलेगा आपको? सेपरेशन ऑफ पावर नहीं मिलेगा। सेम इज़ द थिंग विद द चर्च। जो चर्च है वो रिलीजियस हेड भी है और चर्च ही स्टेट का भी काम कर रहा था। तो ये इंडिया में एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है प्राचीन काल से ही, कि इंडिया में क्षत्रिय जो है वो राजा है और जो ब्राह्मण है वो क्या है? वो रिलीजियस हेड है, वो धर्म को देख रहा है और दोनों के बीच में एक सेपरेशन है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो किंग था उसके जो मंत्री कौन कौन होते थे उनके बारे में जानकारी हमको कम है। लेकिन हाँ, पुरोहित या जो डोमेस्टिक प्रीस्ट होता था ये फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल होता था, क्योंकि कोई भी राजा जो होता था उसका एक राज पुरोहित होता था। तो ही वॉज द किंग्स परसेप्टर। उसका फ्रेंड था, उसको गाइड करता था, उसका दार्शनिक था, उसका फिलोसफर भी था। और जो इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स थे उसमें सेनानी हुआ करते थे, ग्रामणी हुआ करते थे। अब उस टाइम पे जो आर्मी होती थी उसमें फुट सोल्जर्स भी होते थे और चैरिटियर्स भी होते थे, वो जो क्या चलाएंगे? रथ चलाएंगे। ठीक है, वुड, स्टोन, बोन, मेटल्स, इनसे हथियार बनाए जाते थे। एरोज को टिप किया जाता था विद पॉइंट्स ऑफ मेटल्स और पॉइजन हॉर्न। सोच लो, उसमें जहर मिला देते थे। किसमें? जो एरो मतलब जो बाण होता था उसमें अपने धनुष मिला दिया आगे, उसकी जो नोक होती थी उसमें क्या करा? उसमें जहर मिला दी। तो इसका भी यूज़ होता था। ठीक है, जो किंग है उसकी रिलीजियस ड्यूटीज़ भी होती थी और वो अपहोल्डर होता था रूल्स का और मोरल रूल्स का। यानी कि जो नैतिक नियम है, जो नैतिक व्यवस्था है, उसको अपहोल्ड कौन करेगा? उसको अपहोल्ड राजा करेगा। और जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें आपको सभा, समिति, विदत और गण भी देखने को मिलेंगे। अब जो सभा होती थी ये एक कमिटी थी बेसिकली, जिसमें कुछ प्रिविलेज लोग हुआ करते थे और इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स होते थे। दो पॉपुलर असेंबली, सभा और समिति थी। और ये क्या करते थे? राज्य की जो आर्बिट्रेरी पावर्स हो सकती हैं उस पर चेक लगाने का काम करते थे। आर्बिट्रेरी पावर्स मतलब मन माने ढंग से राजा काम ना करने लग जाए, तो राजा जो है वो ठीक तरीके से चले, नियमों के अनुसार कार्य करे, वो तानाशाह ना बन जाए, उस चीज़ के लिए सभा और समिति हुआ करती थी। लेटर जो वेद है रिकॉर्ड करते हैं कि सभा जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह भी काम करने लग गया था। अब बात आती है कि उस समय पे चोरी नहीं होती थी, होती थी, थेफ्ट होता था। बर्गलरी भी होती थी। बर्गलरी मतलब किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास करना और घुस जाना, किस उद्देश्य से? क्राइम करने के उद्देश्य से। स्टीलिंग ऑफ कैटल, लोगों की गाय चुरा ली जाती थी। चीटिंग वर सम ऑफ द देन प्रिवेंट क्राइम्स, उस समय के ये क्राइम थे। ठीक है, फिर हम बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी कैसी थी? उस समय पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है व्यवस्था है वो बन चुकी थी। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन होता था ये जन्म के आधार पर नहीं था, ये प्रोफेशन के आधार पर था। जो भी व्यक्ति शिक्षा का काम करता था, शिक्षक बनता था, टीचर बनता था, उसको ब्राह्मण कह देते थे। जो रूलर बन जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, उसको क्षत्रिय कह देते थे। जो व्यापारी बन जाता था, बैंकर उधार देने लगता था, लोन देने का काम करने लगता था, वो वैश्य बन जाता था। और जो लोग कारीगर होते थे, मजदूर होते थे, उनको हम कहते थे ये शूद्र। अब ये जो वोकेशंस थी ये उनकी एबिलिटी के अनुसार थी, हेरिडिटरी नहीं थी। अब इसका एक एग्जाम्पल भी है ऋग्वेद में। एक व्यक्ति कहता है कि मैं सिंगर हूँ, मेरे फादर फिजिशियन है और मेरी मदर क्या है? ग्राइंडर ऑफ द कॉर्न है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि भाई प्रोफेशंस डिफरेंट होते थे। नहीं तो क्या होता, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनता नहीं, डॉक्टर का बच्चा सिंगर बना है। मदर ग्राइंड कर रही है कॉर्न को। अब जो सोसाइटी थी उस टाइम पे आपको ये भी समझना होगा कि कैसी रही होगी। क्या सोसाइटी वहाँ पे
मैट्रियार्कल रही होगी या पैट्रियार्कल रही होगी, तो पैट्रियार्कल ही रही है। देखो सोसाइटी हमेशा पैट्रियार्कल ही रही है। आप इंडिया की बात कर लो, वर्ल्ड की बात कर लो, प्रेजेंट की बात कर लो, पास्ट की बात कर लो। तो जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है ये बहुत नया है, ठीक है। अब फेमिनिज्म जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी को चैलेंज भी करता है। वो बताता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी अच्छी सोसाइटी नहीं है, हाउ द फीमेल्स वर सप्रेस्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो अगर ये तो मतलब इसलिए समझाने के लिए है कि जब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कि पास्ट में कैसा रहा होगा, तो हमेशा ये मान के चलो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी ही रही होगी। इक्के दुक्के इंस्टेंसेस यदि हम छोड़ दें, जैसे कि केरला की जो नायर कम्युनिटी है उसको माना जाता है कि मैट्रियार्कल है, अगर हम उसको छोड़ दें तो हर जगह पैट्रियार्की आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और भी आती है कि वैदिक काल में क्या चाइल्ड मैरिजेस हुआ करती थी? तो हो हो सकता है कि होती हूँ, लेकिन इट वाज़ नॉट अ वोग। वोग नहीं था, वोग मतलब प्रचलन में नहीं था। ऐसा नहीं था कि भाई चाइल्ड मैरिज होती ही होती है, लेकिन हाँ कुछ होती भी होंगी, प्रचलन में तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब बात आती है कि उस टाइम पे क्या सती के एविडेंसेस हमको मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलते। उस टाइम पे तो इवन यह तक अलाउड था कि यदि किसी ए, स्त्री का पति मर गया है तो वह अपने उस अपने पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी, या फिर वो संतान प्राप्ति कर सकती थी उस छोटे भाई के जरिए, यानी अपने देवर के जरिए, जिस चीज़ को क्या कहते थे? नियोग प्रथा कहते थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो फीमेल्स की जो कंडीशन थी वो बहुत बेटर थी। जो विधवा है उसके लिए सती जैसा तो हमको कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिलता है, एंड इवन विधवा विवाह भी अलाउड था। तो विधवा विवाह जो है वो अलाउड था, ठीक है। फादर की प्रॉपर्टी किसको जाएगी? देखो अब ये तो आप मान के ही चलो कि जो पिता की संपत्ति है वो पुत्र को जाएगी। अब कोई कहने लगे कि क्या पुत्री को भी मिलती थी? नहीं मिलती थी। अगर मान लो किसी का कोई पुत्र नहीं है, लड़की ही है, तो हो सकता है कि अपनी लड़की को दे दे, लेकिन इन जनरल जो संपत्ति ट्रांसफ़र होगी वो बेटे को ही होगी। अब उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक भी है। वो लॉजिक ये है कि फादर है एक, ठीक है, उसने अपना हाउस बनाया, उसने घर बनाया अपना। तो जो बाप से बेटे को संपत्ति ट्रांसफ़र होती है वो जनरली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है मतलब मैंने कह दिया कि बेटे को एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, एक होती है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी क्या है? जो फादर को अपने फादर से मिली थी। अभी क्या करेगा? इसका जो लड़का है वो तो इसके साथ में ही रहेगा, इसलिए जो प्रॉपर्टी होगी वो किसको ट्रांसफ़र करेगा? अपने लड़के को ट्रांसफ़र करेगा। अब जो इसकी लड़की है वो शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी। अब क्योंकि वो दूसरे घर जा रही है तो उसको वो क्या करेगा? जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि जो घर है उसमें हिस्सा नहीं देगा। उसको क्या देगा? वो उसको एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या दे देगा? वो उसको भी दे सकता है। जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, उसको गहने दे सकते हैं अपनी बेटी को, या उसको क्या करेंगे, जो उसने अपनी संपत्ति अर्जित करी होगी, जो उसने धन कमाया होगा, उससे कुछ सामान खरीद के देगा कि वो दूसरे घर में जा रही है तो वो ठीक से रह पाए। तो इस वजह से जब भी कहा जाएगा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा, तो उसमें हम कहेंगे प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड टू द सन। अभी जो प्रॉपर्टी की बात होती है वो प्रॉपर्टी की बात ही इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की हो रही है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। वो संपत्ति जो आपने अपने पुरखों से पाई। एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या? जो आपने अर्जित करी है, अपनी मेहनत से करी है। भाई पुरखों से जो संपत्ति पाई उसमें आपने थोड़ी ना मेहनत करी है, आपके पुरखों का घर था, आपको मिल गया, तो वो चीज़ जो होती है वो हमेशा सन को मिलती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल थिंग्स लाइक कैटल, हॉर्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, एंड ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड हाउस। जो होम ऑफ द टीचर है वॉज द स्कूल वेयर ही टॉट द पर्टिकुलर सेक्रेट टेक्स्ट। जो पवित्र ग्रंथ होते थे, जो टीचर अपने घर पे ही बच्चों को पढ़ाता था। दूध और उससे बने जो प्रोडक्ट्स थे उनकी बहुत डिमांड थी, उनको खाया जाता था। दही, दूध, दही, मक्खन, घी, सोचो ये उस समय की डाइट में भी रहे हैं, वैदिक काल में भी। इससे हमको पता चलता है कि कितनी कॉन्टिन्यूटी रही है तब से लेके आज तक में। और उसके अलावा ग्रेन कुक्ड विद मिल्क, जिसको हम कहते हैं क्षीर, क्षीर पक मोदनम, ठीक है। क्षीर किसको कहते हैं? जो जो शब्द होता है ना वो ये होता है क्षीर, संस्कृत का, इसी से शब्द क्या बन गया? खीर बन गया, ठीक है। पक मोदनम मतलब इसमें कुछ पकाया गया होगा, यानी कि उस टाइम पे खीर भी खाई जाती थी। दही, दूध, घी, मक्खन, खीर, ये सारे आइटम तब भी थे। ऐसा नहीं है कि उस टाइम के लोग नॉनवेज नहीं खाते थे। मछली हो गई, चिड़िया हो गई और दूसरे जानवर हो गए, उनका मीट भी, मांस भी खाया जाता था। अच्छा, उस समय गाय की क्या स्थिति थी? तो उस समय जो गाय है उसको बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि वो हमको दूध, घी, मक्खन, खीर सब उसी से बन रहा है। तो गाय जो होती थी उसको माना जाता था अघन्य, यानी कि गाय की हत्या नहीं की जा सकती।
और यदि गाय की हत्या कोई करता है तो उसको पेनल्टी ऑफ डेथ मिलता था या उसको राज्य से निकाल दिया जाता था, यानी कि गौ हत्या उस टाइम पे पाप था। आज के समय में भी हम देखेंगे जो गौ हत्या है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इशू बन जाता है, दंगों का भी। तो जो गौ हत्या की जो बात है, गौ हत्या पे जो पाबंदी की बात है वो तब से ही थी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस होंगे वो आपको बताएंगे कि उस टाइम पे गाय खाई जाती थी। तो ये अपने नैरेटिव की बात है, लेकिन जो बुक में लिखा है हम उसी को मान के चलते हैं। तो गाय जो है वो अघन्य थी, और यदि कोई गाय को मारता था तो उसको मृत्युदंड मिलता था या राज्य से निकाल दिया जाता था। अब बात आती है उस टाइम के लोग एल्कोहलिक ड्रिंक्स भी करते थे, सूरा पीते थे, सोम पीते थे, ठीक है। आर्यन जो है थे क्या, ये पास्टोरल थे। पास्टोरल मतलब जो पशु चारण करते हैं, जानवरों को चराते हैं, और एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी, खेती किया करती थी। अब ये अपने मनोरंजन के लिए, अम्यूजमेंट के लिए म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग यानी कि रथ की रेस करवा दी, घोड़ों की रेस करवा दी, डाइसिंग। अब डाइसिंग तो आपको महाभारत में भी देखने को मिलती है, ठीक है। वन स्टैंजर जो ऋग्वेद में है वो नोन एज द गैम्बलर्स लेमेंट से, माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। फिर हम रिलीजन की यदि बात करें तो उस टाइम पे कैसा था, तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पे जब हम रिलीजन की बात करेंगे तो शुरुआती लोग थे, और जब शुरुआती लोग होंगे तो उनके लिए क्या होगा, उन्होंने देखा कि जब बारिश होती है तब खेत लहलहाते हैं, तो इसलिए उनके लिए बारिश करवाने के लिए कोई देवता रहे होंगे, वो ऐसा मानेंगे, और उन देवता का नाम उन्होंने क्या रख दिया, इंद्र। तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता होंगे वो कौन हो जाएंगे, इंद्र हो जाएंगे। उसके बाद में जब बारिश नहीं होगी तो ये क्या करेंगे, इंद्र देवता तक अपनी जो प्रार्थना है उसको पहुंचाना चाहेंगे, तो उसके लिए ये क्या करेंगे, अग्नि जो है उसकी प्रार्थना करेंगे। तो ये क्या करेंगे, जो अग्नि देवता हैं वो अस्तित्व में आएंगे, क्योंकि जब आग की उत्पत्ति हुई होगी, गलती से ही हुई होगी, तो जब आग बनी होगी तो इनको ऐसा लगा होगा कि ये भी देवता है। तो अग्नि अपने आप में देवता भी है, और अग्नि अपने आप में इंटरमीडिएटर भी है, जो इंद्र देवता तक प्रार्थना को पहुंचाते हैं जब बारिश नहीं होती है तो, ठीक है। तो इंटरमीडियरी भी है वो। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण भगवान हो गए। सबसे पहले हो गए इंद्र, दूसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण भगवान है अग्नि, जिनको हम कहते हैं फायर। तो अगर हम देखें तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अग्नि को देवता मान रहे हैं तो अग्नि अपने आप में कोई जीवित चीज मनुष्य तो है नहीं, लेकिन जब हमने अग्नि को देवता बना दिया तो उनका क्या कर दिया, हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मानवीकरण। मतलब कोई ऐसी चीज जो मानव नहीं है लेकिन उसको मानव के रूप में देखना, तो होता है मानवीकरण। तो अग्नि देवता जो हैं उनको आपने मानवीकरण किया है, यानी पर्सोनिफिकेशन किया है। तो हम क्या कह सकते हैं, वैदिक काल में जो नेचर है उसका पर्सोनिफिकेशन होता था और उसको गॉड के रूप में माना जाता था। सिंपल समझ में आया। अब देखो, ड्यूरिंग द ऋग वैदिक टाइम द गॉड्स वर्शिप वर जनरली द पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर। इट वॉज बिलीव द डिवाइन पावर्स वर, डिवाइन पावर्स मतलब दैवीय शक्तियाँ, वो केपेबल थी ऑफ कन्फरिंग बोथ बोन्स, बोन मतलब वरदान, एंड पनिशमेंट ऑन मैन। फायर सेक्रेट थी एज इट वाज रिगार्डेड टू बी इंटरमीडियरी, लिखा हुआ है, बिटवीन द मैन एंड गॉड। अग्नि जो है वो इंटरमीडियरी का काम कर रही थी, यानी कि देवताओं तक संदेश लेके जाती थी अग्नि। अग्नि अपने आप में देवता भी है, गॉड भी है, और वो संदेश वाहक भी हैं, जो दूसरे देवताओं तक संदेश पहुंचाएंगे आम जनता का, ठीक है, सिंपल। अब 33 प्रकार के गॉड्स माने गए हैं। ये 33 प्रकार के गॉड होते हैं। ऐसे कई बार हम कह देते हैं ना कि 33 करोड़ देवता हैं, तो करोड़ के दो मीनिंग होते हैं, 33 कोटि होता है जो, उसके दो मीनिंग होते हैं, एक करोड़ भी होता है और एक प्रकार भी होता है। तो 33 प्रकार के देवता माने गए हैं, ठीक है। और अगर 33 करोड़ भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं हमें। तो क्योंकि यहाँ पे जो चलता था ना, वैदिक काल में भी वो चलता था हीनोथीज्म, अभी आगे शब्द ये आएगा भी। तो हीनोथीज्म क्या कहता है, वन गॉड इन प्रिंसिपल, वन गॉड इन प्रिंसिपल, भगवान एक ही हैं, ये हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस देयर कैन बी मैनी गॉड्स, मैनी गॉड्स। जैसे कि आज के समय में भी हम देखें तो इन कौन कौन से भगवान हैं, हनुमान जी हैं, भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, शिव जी हैं, खूब सारे भगवान हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम मानते हैं कि कोई एक ही भगवान है, बाकी सारे उनके क्या हैं, अंश हैं, अवतार हैं, अलग अलग रूप हैं। तो बेसिकली जो हम इस तरीके की बातें करी जाती हैं हमारे घरों में, तो वो हीनोथीज्म की बात ही हो रही है कि वन गॉड इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से एक ही भगवान है, लेकिन इन प्रैक्टिस
आम प्रचलन में एक से ज़्यादा भगवान होते हैं, जिसको जो भगवान पसंद है अपने स्वभाव के अनुसार वह उस भगवान की आराधना कर सकता है। ठीक है, तो अभी ये आगे आएगा भी। तो 33 गॉड्स की बात हो रही है और उनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। मतलब कैसे कर रहे हैं क्लासीफाई? कुछ भगवान जो पृथ्वी पे रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैं, तो उनको हो गया पृथ्वी स्थान, यानी पृथ्वी पे जिनका वास है। फिर क्या हो गया? अंतरिक्ष स्थान, जो इंटरमीडिएट है। और कुछ सेलेस्टियल है, जो द्युत स्थान हो गए। ठीक है, सिंपल। टेरेस्ट्रियल भगवान में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियाँ। भाई जमीन पर है, आग जमीन पे लगती है, पृथ्वी जमीन पर है, पृथ्वी को ही माँ मानते हैं हम। एरियल या इंटरमीडिएट गॉड्स में कौन हो जाएंगे? इंद्र, रुद्र। ठीक है, फिर सेलेस्टियल में कौन हो जाएंगे? सूर्य, सावित्री, मित्र, पूषण, विष्णु, अग्नि, अदिति। एक बार इनको बस रीड कर लूँ, कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि एक एक आप याद करो। तो इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, मोस्ट पॉपुलर डिटीज थे उस समय के। ठीक है, तो वरुण क्या है? वरुण हो गया पानी। इंद्र क्या हो गया? जो वर्षा हो रही है। और अग्नि आपको पता ही है। तो इंद्र या को हम पुरंदर भी कहते हैं, यानी कि किलों को तोड़ने वाला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड जो है वो यही है। और इन्होंने वॉर लॉर्ड का मतलब कि युद्ध भी लड़ते थे और इनको बारिश का देवता भी माना ही जाता है। फिर हम जब अग्नि की बात करते हैं तो सेकंड इंपॉर्टेंट गॉड है। तो अग्नि अपने आप में गॉड भी और इंटरमीडिएट भी, मैं आपको पहले ही बता दिया था। फिर हम वरुण की बात करते हैं तो वरुण क्या हो गया? जो हम पानी होता है, जो जल होता है, उसको देखते हैं और उसको हम क्या करते हैं? पर्सोनिफाई कर देते हैं। आपको बताया था ना, पर्सोनिफिकेशन करा जाता है। और ये क्या करता है? अपहोल्ड करता है रित को। रित क्या होता है? नेचुरल ऑर्डर होता है। इसको समझ लो रित होता क्या है। तो देखो, हम ये मानते हैं कि भाई प्रकृति जो है ना, हमारा जो नेचर है, उसमें एक नेचुरल ऑर्डर बना हुआ है, एक प्राकृतिक व्यवस्था है। हर कुछ अपनी व्यवस्था के अनुसार ही होता है। सीजन्स आते हैं तो उसका भी एक नियम है, हमेशा उसी अनुसार सीजन्स आते हैं। सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, फिर सर्दी का मौसम आता है, फिर गर्मी का मौसम आता है, उसके लिए भी टाइम बंधा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें 21 जून को क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा, ये बात हमको पता ही पता है, जिसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं। इसी तरीके से 23 सितंबर को क्या होगा? 23 सितंबर को क्या होगा? 22 दिसंबर को क्या होगा? ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमको पहले से पता है। ठीक है, और उसी अनुसार नेचर काम भी कर रही है, यानी कि नेचर की एक व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऋत कहते हैं। ऋत, RITA। ठीक है, तो अगर ये ऋत बिगड़ जाता है, यानी कि नेचर का ऑर्डर बिगड़ जाता है, तो क्या आती है? समस्याएं आती हैं, हमें परेशानी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नेचुरल ऑर्डर प्रकृति का वो बदल गया। इसी तरीके से जिस प्रकार से प्रकृति में ऋत है, उसी प्रकार से मानव के जीवन में भी क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। तो धर्म भी क्या मेंटेन करेगा? एक ऑर्डर, एक व्यवस्था मेंटेन करेगा ह्यूमंस में। तो इसीलिए क्या कहते हैं? वैदिक काल में धर्म की स्थापना होगी। धर्म का मतलब क्या है? कुछ ऐसे नियम जिनका व्यक्ति को पालन करना चाहिए, जिसको वो धारण करे, उसको हम कहते हैं धर्म। ठीक है, तो जो वरुण देव हैं उनको माना जाता है कि ये क्या करते हैं? ये अपहोल्ड करते हैं ऋतु या नेचुरल ऑर्डर को। कैसे करते हैं? अब उसको आप बहुत तरीके से सोच सकते हो कि वाटर साइकिल जो होगी, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगी तो क्या होगा? जो नेचुरल ऑर्डर है, यानी कि जो ऋत है, वो बिगड़ जाएगा। वाटर साइकिल के काम करने के लिए वरुण भी होना चाहिए, फिर ऊपर से बारिश भी होनी चाहिए, बादल बनेंगे, बारिश होएगी, तो क्या होगा? एक नेचुरल ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये आ रहा है। फिर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य तो बहुत सारे हो गए, सावित्री, मित्र, पूषण और विष्णु। अब सूर्य जो है, इसको हम मानते हैं कि वो अपने रथ पे चलते हैं 7 घोड़ों के साथ में। अभी 7 हॉर्सेस की बात क्यों करते हैं हम? क्योंकि बेसिकली जो सनलाइट जो होती है वो वाइट कलर की होती है, लेकिन हमको पता है कि जो वाइट कलर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर्स का। जब रेनबो बनता है तो हमको 7 कलर्स नज़र भी आते हैं। तो वही चीज़ जो है कि जो लाइट चल रही है, जो सूरज घूम रहा है, अब सूरज के घूमते हुए उसमें 7 रंग हैं जो घूम रहे हैं उसके साथ में, तो उसको पर्सोनिफिकेशन जब हम करेंगे तो क्या कह देंगे? कि सूर्य देव अपने रथ में, जिसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं, उसके साथ दौड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ थिंग। ठीक है, फिर सावित्री जो है, गायत्री मंत्र इन्हीं के ऊपर लिखा गया है। गायत्री मंत्र कौन से ऋषि ने लिखा है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। फिर मित्र जो हो गए, फिर पूषण हो जाता है। तो जब हम पूषण की बात करेंगे, ये गॉड हैं जिन्होंने 3 कदम में जो पूरी धरती है उसको कवर कर लिया था। फिर सोम क्या होता है? एक ड्रिंक होती है जिसको बनाया जाता है। ठीक है, फिर हम रुद्र की बात करते हैं तो रुद्र जो है बेसिकली ये वही देव हैं जो पशुपतिनाथ थे ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पशुपति थे, वही यहाँ पे क्या हो गए हैं? रुद्र हो गए।
द्यूज जो हैं, DYAUS द्यूज, ये ओल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड हैं। यम क्या आपको पता है, ये यमराज हर किसी को पता होता है भारत में। अश्विनी नत्स्य नास्ते, ये क्या है, ये गॉड ऑफ हेल्थ हैं, यूथ हैं, इमोर्टेलिटी हैं। अदिति क्या है, ये मदर ऑफ गॉड्स हैं। सिंधु हमको पता ही है, रिवर गॉडेस है। समटाइम्स गॉड्स को विजुलाइज किया था एनिमल्स की फॉर्म में भी, लेकिन उस टाइम पे जानवरों की पूजा नहीं होती थी। अब जो नेचर ऋग्वेद का मैंने आपको बताया था वो हीनोथीज्म है। दैट इज अ बिलीफ इन मैनी गॉड्स बट ईच गॉड स्टैंडिंग आउट इन टर्न्स एज द हाईएस्ट। सिंपल है। अब होता क्या था, इनकी जो रिलीजन थी प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ वर्शिप गॉड विद अ सिंपल सेरेमोनियल प्रैक्टिस यज्ञ। मैंने आपको बताया था यज्ञ करते थे हम, और यज्ञ में घी डालते हैं, ग्रेन डालते हैं, सोम डालते हैं। इस तरीके से हमने इनकी रिलीजन भी, वैदिक काल की जो रिलीजन थी वो भी देख ली। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी। तो आर्यंस तो नोमैडिक लोग थे। नोमैड्स थे मतलब घुमंतु लोग थे, एक जगह से दूसरी के घूमते रहते थे। ग्रेट इंपॉर्टेंस किसको देते थे, हर्ड ऑफ कैटल, भैया गाय भैंस, उनको पालते थे, पशुपालन करते थे। जो कुछ चीज़ें यहाँ याद रखनी है, जैसे जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी थी तो हमने कहा था उनको लॉयन की जानकारी नहीं थी, है ना। लॉयन वॉज नॉट नोन टू देम, हॉर्स वॉज नॉट नोन टू देम। अब आपको क्या लगता है, लॉयन आ गया होगा क्या? अब शेर आ चुका है अभी। इस समय लोगों को कैमल की और कैट की जानकारी नहीं थी, वॉज नॉट नोन। लेकिन जो लॉयन है, एलिफेंट है और बोर है। बोर मतलब क्या होता है, पिग। शेर, हाथी और सुअर, इनकी जानकारी इनको थी। ट्रेड की हमको बहुत कुछ खास जानकारी मिलती नहीं है। ट्रेड होता भी बहुत कम होगा ऐसा हम सोचते हैं। हमको चूंकि कॉइन्स भी नहीं मिले हैं तो इस वजह से हम मनी एंड मार्केट्स वर नोन बट बहुत एक्सटेंसिवली उनका यूज़ नहीं होता था, हम ऐसा कहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स मेड इट्स अपीयरेंस। मैन ऑफ वेरियस प्रोफेशन, कारपेंटर थे, स्मिथ थे, टैनर थे, वीवर थे। वीवर मतलब जो बुनकर होते हैं। पॉटर मतलब जिनको हम क्या कहते हैं, कुम्हार। पॉटर जाति क्या बनाती है, मिट्टी के दिए बनाते हैं दिवाली के टाइम पर। जो घड़े बनाते हैं वो भी बनाते हैं। और ग्राइंडर ऑफ कॉर्न्स, ये लोग थे उसमें। तो जो आर्ट ऑफ हीलिंग है वुंड्स की, मतलब कि बीमारियों को हील करना भी इनको आता था। क्यूरिंग डिजीज, ये भी एग्जिस्टेंस में था। एक्सपर्ट सर्जरीज भी हमको लोग करते दिखाई दिए हैं। अलॉन्ग विद द हर्ब्स एंड ड्रग्स, चार्म्स एंड स्पेल्स वर रिगार्ड इज इक्वली पोटेंशियल इन हीलिंग डिजीज। और एक ओकरे कलर्ड पॉटरी हमको देखने को मिलती है। ओकरे कैसा रंग होता है, गेरुआ रंग होता है ये, ठीक है। कलर्ड पॉटरी कल्चर 1500 BC से 1000 BC तक का ये था। तो इस तरीके से हमने अपना अर्ली वैदिक पीरियड कंप्लीट कर लिया। फिर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे, जो 1000 BC से 600 BC था, अगली क्लास में, जिसमें हम उसका जोग्राफिकल एरिया की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। पॉलिटी की बात करेंगे उसकी। और फिर मतलब शतपथ ब्राह्मण ने क्या क्या हमको चीज़ें बताई हैं, उसमें क्या हमको कुछ डिटेल्स देखने को मिलती हैं। और लेटर वैदिक जो सोसाइटी थी वो कैसी थी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज देखेंगे। और ये चैप्टर जो है कोशिश करेंगे कि ये अगली क्लास में ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद में फिर हमें अगला चैप्टर जो महाजनपद है उसको भी शुरू करना होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग प्लीज़ जो है अपने सजेशंस भी ज़रूर दो कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो चैनल को, बिकॉज इट इज़ अ न्यू चैनल और इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।